हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन। यह जो है नए एडिशन का बुक है, यानी 2025 का ये बुक है। तो इसमें हम लोग आज कम्प्लीटली प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और बीपीएससी टीआरई 1.0, 3.2.0, 3.0 और जो री एग्जाम हुआ है उन सभी में पूछे गए प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और यह जो है आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, साथ ही 71st बीपीएससी और ए स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप सभी इस वीडियो को कम्प्लीटली अवश्य देखिएगा। इस बुक में जो है आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, और उसका जो है व्याख्या दिया गया है। तो मैं व्याख्या को भी कम्प्लीटली आपको बताऊंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को सिर्फ क्लिक करके जो है छोड़ नहीं दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। और मैं बीच बीच में कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ एक ही बार। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इंडियन हिस्ट्री, और इसमें जो है प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास में जो है पहला टॉपिक जो है आपका पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है अभी देखते हैं। उसके बाद जो है जो भी टॉपिक आएगा उसको क्लियर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है आपका मेहरगढ़ से। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है स्थल जो है मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डीवा प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी का साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखते हैं इसका व्याख्या। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा जो है सीहोर मध्य प्रदेश में है नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। 1982 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृत शिकार, पशु पक्षी, युद्ध, प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखिए इसका जो है सही मिलान है वह आपका ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 नवपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। उतनूर जो है तेलंगाना राज्य में है, चिरांद बिहार में है और गुफकराल कश्मीर में है। पायमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। इन सभी को याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो मिलान सही है वो है आपका आहाड़ जो है बनास नदी
बनास नदी से संबंधित है और कायथा काली सिंध नदी से और स्वाल्दा जो है ताप्ती नदी से, मालवा नर्मदा नदी से संबंधित है। अब यहाँ से हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति ये जो टॉपिक है इससे देखते हैं क्वेश्चन को। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आइए देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को जानने के लिए ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 बीसी यानी 2300 बीसी यानी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से 600 बीसी यानी 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन नंबर ई सही है। तो देखते हैं इसका व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। लोथल जो है प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई S.R. राव ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर है लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका आंसर है लोथल जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका आंसर है घोड़ा का जो है पता नहीं था। बैल, हाथी का चर्चा मिलता है। प्रश्न के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी लेकिन घोड़े का अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखूर की हैं या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन हुआ है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुंसी और कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 ईस्वी में ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 यानी 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर तथा मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे जीवनर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका जो उत्तर है बी माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका इनमें से कोई नहीं यानी धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल ये नहीं है। व्याख्या देखते हैं, समझ में आ जाएगा कौन सा इसका होना चाहिए था। तो प्रश्न के अनुसार जो है बनावली यानी हरियाणा में जो है तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुटे हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर है कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी
भगवान नदी के किनारे जो है के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा या कालीबंगन से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका कालीबंगन यानी राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए बी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बाकी आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 तक से वर्ष और 1933 से 34 के मध्य स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका दिया यानी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वह आपका वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर है राजगिर, जिसे राजगिर भी कहते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिर, वर्तमान में इसे राजगिर कहा जाता है, प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर है नवम मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। देखिए वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर है सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सवित सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका धर्मशास्त्र के समय, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसका जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका जो आंसर
आंसर है वह आपका इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अनेक देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह जो राजस्थान के द्वाब क्षेत्र से है लोहा कृष्ण लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में है के उत्खनन से गेहूं जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। और बोगस कोई जो है किससे संबंधित है, तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसका जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। बोगस कोई एशिया माइनर जिसे कहते हैं से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं को उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र मित्र वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसका आंसर है परुष्णी नदी के तट पर। अब जो है परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ परुष्णी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई। अगला प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है, तो इसका आंसर है उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा। अब जो हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषि पतनम मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, तो इसका आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका आंसर है सारनाथ में। ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। या 2 स्तंभों में 1 और 2 में है, आपको इसका सुमेलन करना है। तो इसका सही सुमेलन देख लीजिए क्या है। जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन जो दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा जाता है सारनाथ में, और निधन जो हुआ था महापरिनिर्वाण, तो ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। वह आपका अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, तो इसका आंसर है राजगृह में, जिसे अब राजगीर कहते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद जो है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह यानी राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप यानी महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है आपका महाकश्यप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो इसका आंसर है राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसका आंसर है राजगृह यानी राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका आंसर है वह आपका कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर की कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ
यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सावक मीर सर्वकामिनी थे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका आंसर है कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो है पटना का प्राचीन नाम है, इसे याद रखिएगा। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो इसका जो आंसर है पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल राज्य का जो नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे गौतम बुद्ध जो थे यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव यानी पोर्क खिलाया, यानी सुअर का मीट जो है खाने को दिया। इसमें उन्हें अतिसार हो गया यानी डायरिया हो गया और ब्लड आने लगा। तो इसके बाद जो है भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई, बहुत दर्द हुआ इनको। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा कस्या मल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका आंसर है ये बौद्ध धर्म के जो धार्मिक पुस्तक है उसको त्रिपिटक बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक पहला होता है जिसे संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। इसमें सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तथा तीसरा है अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में वर्णन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है आपका देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका जो है एक्सप्लेन देखते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है? इसका जो है विवादों में रहा था ये क्वेश्चन, तो स्टार लगा हुआ है। आइए देखते हैं, व्याख्या से समझ में आ जाएगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वैनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित किए गए, मैंने 2 और वृक्ष लगाए गए थे और वो भी नष्ट हो गया। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन में जो है विवाद हो गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो कब की थी? तो ये जो है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। आइए देखते हैं इसका व्याख्या जो है वो आपका। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी से भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, वहीं जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया है।
आइए देखते हैं इसका व्याख्या। बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बिफोर क्राइस्ट में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह आपका, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया? तो उसका आंसर है आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चित्ता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। अगला प्रश्न है वह आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर है आत्मदमन। आत्मदमन जो है समान नहीं है, बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सभी दोनों में समानता है। यानी कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समानता है, सी को छोड़कर सभी तीनों। तप यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म के जो है ज्ञान का महान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त बाल्यादित्य नामक गुप्त शासकों ने विहार को दान दिया। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। VS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को देखें। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। अब देखिए ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडलग्राम या कुंडलपुर भी इसे बोला जाता है, तो वहीं वैशाली के निकट जो है इनका हुआ था जन्म।
कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ गायत्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में जो है महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म स्थिति अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि जो है 599 ईसा पूर्व ही उचित है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर है जामाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए, महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थल यानी निर्वाण जो है पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका आंसर है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो इसका आंसर है आजीवकों ने बराबर की जो है गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। ठीक है। अगला प्रश्न, इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं पहले। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर है 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 14 पूर्व, जिसे पुनः कहते हैं, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा ने समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधना आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, सच्ची आस्था यानी सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया यानी सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आपका आत्मदमन। ठीक है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका आंसर है मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर के शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका व्याख्या देखिए। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी जो सभा हुआ था, इसका आयोजन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो राजा खारवेल का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास
के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है, प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया वो कौन सा है? तो जिम्भिक ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे कैवल्यन कहलाए। शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास के में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर है गुप्त की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव और मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला प्रश्न है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर है उत्तर भारत में। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। नाम पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। 6ठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन इसका सही आंसर है। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन इसका जो है उदयन होना चाहिए था। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक तो इसमें जो है क्या दिया है, उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए को माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा। ये जो है विवादों में रहा था क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो सेम क्वेश्चन हो गया। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो स्थानांतरित की थी उदयन ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अजातशत्रु ने। इसमें अजातशत्रु ने दिया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर है उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कोई नहीं इनमें से। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण भाग का जो क्षेत्र था, दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हरियंक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरियंक वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मगध साम्राज्य का जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 540 से 492 ईसा पूर्व था। वह हरियंक वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो इसका जो आंसर है वह आपका राजगृह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों ने लगातार
महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यंक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आइए देखते हैं डायरेक्ट आंसर को। देखिए महाजनपद और राजधानियां जो है, पल की राजधानी कुशीनरा, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वजीर संघ में सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वजी तथा मल नामक 2 राज्यों की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वजी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिव्रज में। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यंक वंश से संबंधित है। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी को जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध राजधानी के साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका जो आंसर है वह आपका ए में क्या था आंसर? तो ए में जो था राजगृह सही आंसर इसका होगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका आंसर है 15 वर्ष में। बिंबिसार का जन्म जो है 558 कहीं 559 पे मिलता है। तो ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर है हर्यंक वंश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अजातशत्रु के वंश डायनेस्टी का नाम क्या था? तो इसका आंसर है हर्यंक वंश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए आपको इसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, उसके बारे में देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा कौशल, पांचवा वज्जी, छठा मल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अश्मक और 14वां जो है अवंती, 15वां गांधार और 16वां कंबोज है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनौसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इनके नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर है अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारण बख्ता से नत्स्य नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वपनवास वदता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वह था जीवक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर है मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके
की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि के शासन क्रिया। प्रश्न के अनुसार निकटतम सही उत्तर ए है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा मौर्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आपका कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो किससे संबंध था? तो इनमें से कोई नहीं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश में पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो वह आपका हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अंग जनपद की राजधानी थी तो चंपा थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? तो यह जो है राजा खारवेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। यूनानी आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो इंडिका है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमॉई कहता है। होन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका आंसर है प्रकाश धर्मन के द्वारा। होन राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद होनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे होन आक्रमण का नेता तोरमान मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है। कौशाम्बी से तोरमान की 2 मुहरें मिली हैं। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है राइट साइड में इधर मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका आंसर है विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, इसका जो है डिटेल्स देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। आइए इसका जो है डिटेल्स देखते हैं। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय जो है 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त इसका सही आंसर है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अब देखते हैं इसके जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? विशाखादत्त है। विशाखदत्त जो है कृत मुद्रा राक्षस से विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का उल्लेख होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राप्य। तो इसका सही आंसर है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका जो आंसर है आर्थिक संबंध से आधारित है। छठा, अच्छा इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, ए नहीं होगा। कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थव्यवस्था, शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो है व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर है 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसका व्याख्या देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में
भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं सातवां मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य समाज में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब जो है इसका व्याख्या देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त और सुराष्ट्र का कहा जाता है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का खारवेल है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति। यह गुफा जो है भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतियापुत, केरलपुत और ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती कहा गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? तो लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसी टॉपिक से, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भाब्रू जिसे बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पियदर्शी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुनम आहाप अपावा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ई सही है, यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अशोक का धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासीनवे बहुकायाने दया दाने सच्चे सोचये माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प ई होगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है प्रियदर्शनी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा है। आगे देखते हैं, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख के लिए स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख 14 व्यक्तियों द्वारा 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, उसके बाद है जौगढ़,
एर गुड्डी तथा सोपारा जो है 8वां में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला में आरामेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरीकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आरामेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो वह सामरी लिपि, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला जो है शिलालेख है, दूसरा असंभलेख और तीसरा गुहालेख है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें शामिल प्रमुख स्थान है पहला शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, 5वां धौली, 6ठा जौगढ़, 7वां एरागुड्डी तथा 8वां जो है सोपारा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आरामेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरयकुना नामक स्थान से ग्रीक तथा आरामेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक और आरामेयिक भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आरामेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है दाईं ओर से जो है बाईं ओर लिखी जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी में, ग्रोटेफेंड 1836 में, लेसेन 1838 ईस्वी में आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह है खरोष्टी लिपि। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। किनके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आइए व्याख्या देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यंक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में जो है उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य इसमें सही उत्तर माना गया है। आइए देखते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। अशोक की नीति और आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो इसका आंसर है वह आपका रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका आंसर है आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वह था तक्षशिला।
इसका व्याख्या देखते हैं। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वजी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अब यहाँ से मौर्योत्तर काल है, इसको जो है हम लोग देखते हैं। मौर्योत्तर काल ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? तो जावा सुमात्रा से था। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। अब देखते हैं इसको। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका आंसर है बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वह है जूनागढ़ अभिलेख का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह शुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका आंसर है वह है आपका रुद्रदामन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का एक अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका आंसर है विम कडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसेस को जो है स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश शासन किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अब जो है यहाँ से हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल योग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। बाकी जो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। इससे पहला इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो कौन थे? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में
455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेन। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो कौन सा युग है? गुप्त युग यानी गुप्त काल। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह जो है बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है नव नालंदा महाविहार जो है विख्यात है। इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 ईस्वी को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान के लिए विद्यार्थी आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण आर जो दिया है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसमें जो सही आंसर है, दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा है, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका जो है एक्सप्लेन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फाहियान एक चीनी यात्री था और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने हर्ष द्वारा
नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले मठ की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उन्होंने अपने वृत्तांत में प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध तीर्थयात्री और अनुवादक था। उन्होंने 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आए 60 चीनी यात्रियों के जीवन को लिखा, यानी जीवनी को लिखा कहा जाना चाहिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो था चीनी यात्री वो भारत में यात्रा किया यानी आया। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। चीनी यात्री सुंग यून ने 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की तथा इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 671 से 695 ईस्वी में ये जो है चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष को देखने की इच्छा से पाश्चात्य से विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया, सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसे भड़ौच या भरूच कहा जाता था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका आंसर है गुप्त वंश में। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर है उपज का 6ठा भाग, यानी 1/6 भाग उपज का। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 1 भाग यानी उपज का 6ठा भाग राजा को कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उडग कहा जाता था। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो इसका आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो उसको अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी टर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो सातवाहनों के द्वारा जो है शीशे का जो है कॉइन्स जारी किया गया था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य है कि
सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका आंसर है हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं: संधि विग्रहक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक आदि। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर है इक्ष्वाकु को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है पुष्यभूति ने। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र के अनुसार हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। कवि बाण निवासी था। कहाँ के निवासी था? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु था तथा माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, जिसे सीयूकी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो इसका असम पर शासन करने वाला हर्ष के समय कौन सा शासक था? तो वो था आपका भास्कर वर्मन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो वो था मथुरा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय भारत में आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे, जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हर्ष इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्ष यानी हर्षवर्धन पूरा नाम इसका है, हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन है। तो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी यानी 41 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया।
इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेन-सांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान यानी लेक्चर दिए। अगला प्रश्न है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है? तो इसका आंसर है वह आपका वैशेषिक का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रभा और अवैध ज्ञान को अप्रभा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा चंदेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 के ईस्वी चंदेलों का जो है मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी निर्माण हुए। तो इसका जो निर्माण हुआ, इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य यानी 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों के कंदरिया महादेव मंदिर सर्व प्रमुख है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। किस समय फूली फली? तो कुषाणों के समय में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली, तो कुषाणों के समय। ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है और रिपीट हो गया है यानी कि देखिए 38वें बीपीएससी प्रीलिम्स 1992 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन जो है 38वें बीपीएससी प्रीलिम्स 92-93 में पूछा गया था। तो इसको जो है रिपीट ही हो गया ये क्वेश्चन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद से प्रयागराज कहते हैं के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका गुप्त कला के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो यह अजंता में स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत का है, जो अजंता के चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राशि और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का सबसे पहला दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका, तो इसका आंसर है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल लोग सहयोगी थे इसमें। अगला प्रश्न है, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत और जावा कला का। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। बराबुदुर, जिसे बोरोबुदुर भी कहते हैं, स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्ति कला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8 से 9वीं शताब्दी में हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने
गया मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका जो आंसर है वह आपका समुद्रगुप्त के पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति के लिए जो है समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित प्रश्न को। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है विजयालय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए जो है चोल काल प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैलाश नाथ मंदिर किस वंश और किस राज्य में बनाया गया है? तो पल्लव वंश ने। और किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में। कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुर में स्थित है? तो इसका आंसर है एकाम्बरेश्वरार मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एकाम्बरेश्वरार मंदिर ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं उसके बाद। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 यानी 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है कुरुवुर या करूर। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग हैं। कुरुवुर या करूर इनकी राजधानी थी। कुछ स्रोतों में इनकी राजधानी थोंदी भी मिलती है। उथयिन चेर राजवंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है कदम्ब का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था।
दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं, तो कौन सा? गोपुरम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में जो है मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं बल्कि गोपुरम है। रोमन साम्राज्य से व्यावसायिक या व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो इसका आंसर है चेर ने। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में है चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मजम उल बहरीन के देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न को। निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है वैशेषिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कन्नाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका कार्तिकेय का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय, स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लिया है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आने सिक्रीटस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग यानी 1/10 के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को जो है मृत्यु दंड यानी मौत की सज़ा दी जाती थी। इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही उत्तर को चुनना है। तो आइए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है, देखिए, बृहद संहिता जो है इसके लेखक वराह मिहिर है और मुशिका मशा इसके लेखक अतुला, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण और विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हण है। अब इसमें देखते हैं फिर जो है लेखक और उस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो है मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तकें। तो इसका जो है डायरेक्ट हम लोग सुमेलन देखते हैं और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कौटिल्य जो है इस पुस्तक को लिखे थे, तो अर्थशास्त्र को पाणिनि ने, अष्टध्यायी को कामंदक ने, नीतिसार को कालिदास, कुमार संभव को। देखिए, थोड़ा गाड़ियाँ बहुत चल रही है, तो रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी गाड़ियाँ, हाईवा गाड़ियाँ चलती है, तो मैं वीडियो को पॉज करके ही करता हूँ। फिर भी जो है लगातार गाड़ियाँ आने लगती है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। साउंड तो बैकग्राउंड का ही जाता है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है राजतरंगिणी।
कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हण के जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है राजतरंगिणी। ये जो है आप लोग ऊपर में देख चुके हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग जो है सभी अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह काफ़ी बेनिफिशियल है। तो और जो भी स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में होने की जो पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये रामबाण साबित होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा। साथ ही साइंस का मैं वीडियो बना दूंगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, सभी विषय का जो है मैं अलग अलग मास्टर वीडियो के तौर पे आपको दे दूंगा और प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो आप लोग अवश्य देखिएगा और प्यारा से कमेंट कीजिएगा। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं जो है कम्प्लीटली इस पुस्तक को जो है एक लाइब्रेरी के तौर पे आपका प्लेलिस्ट में सजा दूंगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे और सभी मित्रों तक शेयर करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो यह जो है धर्मशास्त्र के समय उद्धृत हुई थी। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कौटिल्य। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके लिखी गई रचनाओं का सही मिलन किस युग में मिलता है? तो इसका आंसर है बी में महेंद्र वर्मन। इसका मिलान जो है मत विलास प्रहसन, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है आपका, इसका मिलान देखने के बाद आगे देखते हैं। मत विलास प्रहसन, इसका जो है महेंद्र वर्मन प्रथम है। अमुक्त माल्यद के जो है कृष्ण देव राय हैं और समरांगण सूत्रधार के लेखक जो है राजा भोज, जिसे परमार वंश के थे, और मानसोल्लास इसके लेखक सोमेश्वर तृतीय। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत के आयात निर्यात की जाने वाले वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं है सही आंसर। तो देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। व्याख्या में समझ में आ जाएगा। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल जो है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला
गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोकसेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। आगे देखते हैं। चूँकि गुप्त काल का जो है प्रारंभ 275 AD श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्राय 600 BC से 1500 BC से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना और औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देख लीजिएगा। ऊपर वाले जो देखे हैं वही है और इसमें जो है ऑप्शन ए माना गया है। कवि बाण निवासी था किसका? तो ये पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। चौहान वंशी यही जो है सेम आपका एक्सप्लेन में दिया है। इसमें चौहानों का जो है अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है चौहानों के बारे में। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा। देखिए, एक ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं। स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगंध रायण, और दूसरा है स्वपन वासवदत्ता, उरुभंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम वयायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म कथा वर्णित है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर है भारवी ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक के कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर है मिलिंदपन्हो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंदपन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित्र इसका एक्सप्लेन है। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अब देखिए, मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग। चरक के जो प्रवर्तक हैं, चरक जो है चिकित्सा से संबंधित हैं, और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। वराहमिहिर ज्योतिष से, विशाखादत्त नाटककार। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कामंदक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कामंदक द्वारा रचित नीतिसार 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो 34 खंडों यानी प्रकरणों के 20 अध्यायों या 20 सर्गों
में समूहीकृत है। इसमें अधिकतम की पारंपरिक शाखाएं हैं राज्य, इसके घटक संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए। परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। अब देखते हैं अमरकोश के भूमि के प्रकारों पर विचार करें तो इसका जो सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक है। इसका एक्सप्लेन देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथि की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों के भूमियों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल है कौन कौन, तो उर्वर यानी उपजाऊ भूमि, मरु यानी मरुस्थलीय भूमि, ऊसर यानी बंजर भूमि, अपृहत यानी परती भूमि, सादल यानी सादवाल सादवाला घास वाली भूमि, पंकील यानी कीचड़ वाली भूमि, जल प्रायानुपम नमी युक्त भूमि, कच्छ यानी दलदली या जल स्रोतों के निकट की भूमि, शर्करा यानी चूना पत्थर या कंकड़ युक्त भूमि, शर्करावती बलुआही मिट्टी बलुआही भूमि, नदी मातृक यानी नदी द्वारा सिंचित भूमि तथा देव मातृक यानी वर्षा द्वारा सिंचित। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से दिए गए सभी विकल्प सुमेलित है, अतः विकल्प डी इसका सही आंसर है। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो कौन ऑप्शन इसका सही है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। आइए देखते हैं एक्सप्लेन को। वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी के शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन प्रथम के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल से लेकर दक्षिण में दक्कन वर्तमान में हैदराबाद भी उसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल है के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई है। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प सत्य है। पूर्व मध्य काल से संबंधित प्रश्न को देखिए। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था नान्यदेव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, जो 1097 से 1147 ईस्वी तक थे, वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाए। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर है हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। देख सकते हैं क्या है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इसमें सही आंसर है 1 और 2 सही है, यानी यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। यही 2 ऑप्शन सही है, 1 और 2। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महावीर की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो इसका आंसर है धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के
स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। देखते हैं आगे प्रश्न को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इसका एक्सप्लेन दिया है। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश 11वीं शताब्दी के शासनकाल में हुई थी। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर है बिहार में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है सुल्तान जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर का अकबर कहलाता था। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। तो मित्रों आज जो है प्राचीन भारत का इतिहास एंड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहीं कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग साइंस को भी देखेंगे, मध्यकालीन भारत को और आधुनिक भारत को भी देखेंगे। सभी विषय को जो है इसमें मास्टर वीडियो के तौर पे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।